नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर जिन्हें आप कह सकते हैं क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एम्स के नर्सिंग में या फिर पैरामेडिकल में या फिर आपके जो भी स्टेट वाइज नर्सिंग या पैरामेडिकल के एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं और ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आपको ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जो पहला जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को जो अभी प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जो एक एक्ट लाया गया था वो एक्ट 1986 के अंदर लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 के अंदर लाया गया था। आपको यहाँ पर ये सन याद रखनी है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब लाया गया था? 1986 के अंदर लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया था? एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए। एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी आपकी एयर आ जाएगा, सोयल आ जाएगा, इन सबको पोल्यूशन से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1986 के अंदर। और दूसरा पॉइंट है कि एयर एक्ट, इसके अंदर एयर के अंदर जो पोल्यूशन फैल रहा है, पोल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको बचाने के लिए, एयर को प्योर रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये एक्ट कब लाया गया था? 1981 के अंदर लाया गया था। 1981 के अंदर ये एक्ट लाया गया, लेकिन इस एक्ट को 1981 के अंदर इम्प्लाइज नहीं किया गया। इस एक्ट को 1987 के अंदर इम्प्लाइज किया गया। कब किया गया था? 1987 के अंदर इम्प्लाइज किया गया। लेकिन ये एक्ट आया कब था? 1981 के अंदर। और इसको इम्प्लाइज कब किया गया? 1987 के अंदर। ठीक है, इसके आगे बात करें कि 1990 के अंदर, कब? 1990 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। 1990 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके अंदर टॉप मोस्ट 41 पोल्यूटेंट सिटीज़ की एक लिस्ट थी, जिसके अंदर 41 पोल्यूटेंट सिटीज़ की नेम थी। उसके अंदर दिल्ली की जो रैंक थी वो 4th रैंक थी। कितनी, कौन सी रैंक थी? 4th रैंक थी। ये 1990 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इसको दिल्ली को 4th रैंक मिली थी 41 मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं एनसीईआरटी से लाए गए हैं, जो कि वेरियस एग्जाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। और ये सारे कहाँ से लाए गए हैं फैक्ट? ये सारे के सारे एनसीईआरटी 11th एंड 12th के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑल बसेस रन ऑन सीएनजी बाई 2002 के बाद से हाई कोर्ट ने एक फरमान पब्लिश किया कि 2002 के अंदर कि जितनी भी बसें हैं वो दिल्ली के अंदर, जितने भी दिल्ली के अंदर जो सारी बसें हैं वो उनको पेट्रोल से हटाकर किस पर लाया गया? सीएनजी के अंदर लाया गया। और ये कब लाया गया था? 2002 के अंदर। 2002 के अंदर जितनी भी दिल्ली के अंदर बस चल रही थी उसको सीएनजी के अंदर कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वाटर एक्ट, जैसे अभी हमने बात की किसके बारे में? एयर एक्ट के बारे में। एयर एक्ट के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं किसके बारे में? वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के अंदर भी वही है कि वाटर के अंदर जो पोल्यूशन फैल रहा है, पोल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, और वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म में रखने के लिए, ताकि उसको कंजर्व किया जाए उसी फॉर्म में जैसे कि प्योर फॉर्म में होता है, उसके लिए एक एक्ट लाया गया था। वो एक्ट कब लाया गया था? 1974 के अंदर। कब लाया गया था? 1974 के अंदर वाटर एक्ट लाया गया था। ठीक है, एक चिपको मूवमेंट हुआ था। कौन सा मूवमेंट हुआ था? चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल, जो कि कहाँ पर है? हिमालय के अंदर है। टिहरी गढ़वाल नामक एक जगह है जहाँ पर चिपको मूवमेंट हुआ था। और ये किससे रिलेटेड है? ये ट्रीज को कंजर्व करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था कि किसी के द्वारा जैसे पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने पेड़ों को संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था। तो उसी के पर ये मूवमेंट चला था। और ये 1974 के अंदर ये मूवमेंट चला था। कि चिपको मूवमेंट कब चला था? 1974 के अंदर चला था। और एक संस्थान है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है कि पहले जितने भी जंगल थे वो सारे के सारे सरकार के अधीन आते थे, कि उन पर जो जितना भी शासन हुआ करता था, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन थे वो सारे सारे सरकार के थे। और जो वहाँ के आसपास के जंगल पर आसपास जितने भी लोग रहा करते थे उनका कोई भी अधिकार उन जंगलों पर नहीं था। लेकिन 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में एक फरमान आया JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर ये बात बताई गई कि जो जंगल है उन पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार का ही रूल नहीं रहेगा। सरकार के साथ साथ वहाँ जो आसपास के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जंगलों का रखरखाव करें, और उनके बदले में वो जो ग्रामीण लोग हैं उनको वहाँ से फ्रूट, लकड़ी, ये सब वहाँ से जंगल से ले सकते हैं। ऐसा इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बताया गया था। और ये कब लाया गया था? 1980 के अंदर लाया गया था।
ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था, और ये 1987 के अंदर हुआ था। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ये जो ओजोन डिप्लेशन हो रही है पोल्यूशन के कारण, ओजोन डिप्लेशन आपने सुना होगा कि ओजोन के अंदर बहुत बड़ा डिप्लेशन हो चुका है। तो उस ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए जो कनाडा के अंदर 1987 में एक प्रोटोकॉल लाया गया था, और ये प्रोटोकॉल 1989 में अमेंडेड हुआ। मतलब कि 1989 के अंदर इसको इम्प्लाइज किया गया कि इसको बचाने के लिए हमें एक कठोर कदम उठाना चाहिए, जैसे CFC वगैरह जैसे पोल्यूटेंट हैं जो कि ओजोन को और ज़्यादा डिप्लेस करते हैं, ओजोन के अंदर छिद्र ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको कम करने के लिए सरकारों ने अपने अपने कदम उठाए थे। ठीक है, आगे बात करें आगे की अर्थ समिट। अर्थ समिट में कब हुई थी? अर्थ समिट 1992 के अंदर हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरो नामक शहर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरो शहर के अंदर हुई थी अर्थ समिट, और 1992 के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और वेरियस एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड समिट, जैसे एक अर्थ समिट है वैसे ही है दूसरा वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट जो है वो 2002 के अंदर हुआ था, और ये जैनबर्ग SA के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जैनबर्ग के अंदर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक रेड डाटा बुक होती है जिसने IUCN पब्लिश करती है। कौन पब्लिश करती है? IUCN पब्लिश करती है एक बुक, रेड डाटा बुक, जो कि 2004 के अंदर पब्लिश की गई थी, कि इसके अंदर 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स। पिछले 500 वर्षों के अंदर 784 स्पीसीज जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इस रेड डाटा बुक ने ये पब्लिश किया था 2004 के अंदर। और ये रेड डाटा बुक जो है लिखता कौन है? IUCN इसे कंट्रोल करती है। और इन्होंने बताया रेड डाटा बुक के अंदर कि 500 साल में, ये जो लास्ट के 500 साल हैं, इसके अंदर 784 जातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। आज वो जातियां हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, ये किसने बताई? रेड डाटा बुक के अंदर IUCN ने बताया था। ठीक है, आगे बात करें कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये 1980 के अंदर लाया गया था। ठीक है, आगे बात करें कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA कब बनाया गया था? पहला रिकॉम्बिनेंट DNA कब बनाया गया था? 1972 के अंदर। रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है? जैसे एक प्योर DNA है, मान लेते हैं ये एक प्योर DNA है। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से इसके अंदर कोई डिजर्व्ड DNA इसके अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ इस पार्ट को हटाया हमने और इसमें से कुछ अपना डिजर्व्ड DNA इसके अंदर डाल देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कौन सा? रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं rDNA। ठीक है, तो वो पहली बार कब बनाया गया था? 1972 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसके आगे फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस कब बनाया गया था? ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि DNA को अपनी इच्छित जगह से काटने में काम आता है। जैसे DNA को हमें यहाँ से कट लगाना है, तो यहाँ से कट लगाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? RE का यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस को हम शॉर्ट में RE कहते हैं, और ये RE सबसे पहले कब बनाया गया था? 1963 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि पहला रिकॉम्बिनेंट DNA कब बना था? 1972 के अंदर बना था, और RE सबसे पहले कब बना था? 1973 के अंदर बना था। चलिए फिर आगे बात करते हैं। 1997 की बात चल रही है। कब की बात चल रही है? 1997 के अंदर की बात चल रही है, जब अमेरिकी कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट जो है अपने नाम करवा लिया था। कब करवाया था? 1997 के अंदर बासमती चावल का जो पेटेंट है अमेरिकी कंपनी ने अपने नाम करवा लिया था। 1997 की बात है ये। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था ये मुद्दा, इसीलिए ये क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद में 1990 के बारे में बात करते हैं। 1990 के अंदर एक 4 इयर्स ओल्ड गर्ल जो कि ADA से डेफिशिएंसी से जूझ रही थी, वो केस अपने सामने आया था। कब आया था? 1990 के अंदर आया था, जिसमें कि एली लिली नामक एक कंपनी थी, उन्होंने ADA के लिए। ओके देन, आज हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए, और ये सारे पॉइंट्स के अंदर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पिछले से देखे जा रहे हैं, और आपके एग्जाम में भी देखे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए आप इनको बार बार देखते रहें और याद करते रहें, ताकि आपके माइंड के अंदर ये सेट हो जाए। और वहाँ पर आप ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं, और आपको ये नहीं आता है तो आप इसको तुक्के लगाकर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको बार बार याद करें, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए, और ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को साझा करें, अपने चैनल को साझा करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।